हेलो फ्रेंड, स्टडी स्पार्क इसके में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग आरसीसी शुड बी। आरसीसी बॉल का मिनिमम थिकनेस कितना होता है? तो सर 10 सेंटीमीटर होता है। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। करा मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग बॉल इज 10 सेंटीमीटर। लोड बेयरिंग बॉल का मिनिमम थिकनेस 10 सेंटीमीटर आपको रखना होगा। दिस क्राइटेरिया इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। ये जो हम लोग 10 सेंटीमीटर का जो क्राइटेरिया रखते हैं इस देखिए करा दिस क्राइटेरिया इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर। ये क्राइटेरिया प्रोवाइड इंश्योर किस करते हैं? तो सर फायर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर क्या हो? फायर रेजिस्टेंस हो। अब देखिए नोट पॉइंट में देख लीजिए फॉर स्लैब। अगर स्लैब रहा तो क्या होगा? स्लैब में मिनिमम थिकनेस हम लोग कितना देंगे सेंटीमीटर में? तो सर अगर सिंपली सपोर्टेड है ना, और सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो उसमें हम लोग LY20 देंगे। वन इंड कंटिन्यूस रहेगा तो LY24 देंगे, और बूथ इंड कंटिन्यूस रहेगा तो LY28 देंगे, यानी 28 देंगे। और ए कंटिलीवर रहेगा तो LY10 देंगे। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो LY कितना देंगे? 20 देंगे। और वन इंड कंटिन्यूस LY24, बूथ इंड कंटिन्यूस रहेगा तो LY28, और कंटिलीवर रहेगा तो LY10 देंगे। ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहना फोर बॉल कॉलम एंड वर्टिकल फोर्स ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर द फॉर्मवर्क इज जनरली रिमूवेड। फ्रेमवर्क को हम लोग फॉर्मवर्क को रिमूव करते थे। कि फिर से क्वेश्चन समझिए करा ना। फॉर वर्टिकल कॉलम एंड वर्टिकल कराना फोर बॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर फ्रेमवर्क इज जनरली रिमूव। फ्रेमवर्क को हम लोग कितना तो देखिए जब भी रहेगा वर्टिकल कॉलम और वर्टिकल बॉल रहेगा ना, अब वर्टिकल फोर्स यानी वर्टिकल की जब भी बात करेगा तब 24 से 48 घंटा में रिमूव कर सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। और देखिए रिमूवल फ्रेमवर्क क्या होता है? रिमूवल टाइम। देखिए साइड ऑफ वॉल कॉलम वर्टिकल फेस ऑफ स्ट्रक्चर। साइड ऑफ वॉल देखिए अगर वॉल के साइड में भी अगर आप फ्रेमवर्क लगा रहा है ना तो क्या होगा? वो वर्टिकल होगा। तो अगर साइड ऑफ वॉल हो गया, कॉलम हो गया, वर्टिकल फेस ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा ना तो 24 से 48 घंटा में आप रिमूव कर सकते हैं। ऐसा स्लैब की बात करें तो प्रॉपर लेफ्ट अंडर रहेगा तो 3 दिन में। और अगर बीम की बात स्लैब 100 फीट और बीम 100 फीट की बात किया जाए तो क्या होगा सर? 7 दिन में हम रिमूव कर सकते हैं। और रिमूवल ऑफ पर्पस ऑफ स्लैब। अब देखिए स्लैब का स्पैन अगर अप टू 4.5 मीटर, यानी अगर 4.5 मीटर से कम है स्लैब का स्पैन तो क्या आप 7 दिन में रिमूव कर सकते हैं। और स्लैब का स्पैन अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो आप 14 दिन में रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए बीम और आर्च की बात किया जाए तो क्या होता है? तो सर बीम और आर्च का स्पैन अगर 6 मीटर से कम है तो 21 दिन में कर सकते हैं। और 6 मीटर से कम है तो 14 दिन में रिमूव कर सकते हैं। और 6 मीटर से ज़्यादा अगर उसका स्पैन हो गया तो 21 दिन में रिमूव करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहना मिनिमम थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट शुड बी। रेनफोर्स कंक्रीट में कि मिनिमम थिकनेस अभी आपको बता चुके हैं कितना रखते हैं? 10 सेंटीमीटर तो आपको रखना होगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर बाय, जो कि 28 डे में मेजर करते हैं। आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर बाय 28 डे। देखिए क्या रहना था? क्वांटम ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ विथ एज डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड टाइप्स ऑफ सीमेंट क्यूरिंग और इन्वायरमेंटल कंडीशन। कराना क्वांटम ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है विथ डिपेंड किस चीज़ पर स्ट्रेंथ करेगा जी? तो सर ग्रेड पर डिपेंड करेगा कि किस ग्रेड का मेरा कंक्रीट है। टाइप्स ऑफ सीमेंट किस तरह का सीमेंट है। क्यूरिंग पर निर्भर करेगा हम कैसा क्यूरिंग कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी निर्भर करेगा। ठीक है। एज पर IS 456 डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन
28 डे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 28 डे पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं कंक्रीट का। और हम लोग जो क्यू का साइज देते हैं वो कितना देते हैं, 150 mm का क्यू बनाते हैं। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का रहा मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर हाइज पर IS 456/2000 कह रहा है ना कि सी वाटर में मिनिमम ग्रेड कितना देंगे। अब RCC की बात हो रहा है, RCC में आपको याद रखना है, बस देखिए कंडीशन क्या होता है जी, तो सर 5 गो होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम होता है। ग्रेड की बात किया जाए तो RCC में याद रखना 20 से स्टार्ट कीजिए, आप पढ़ते जाइए, देखिए 20, 25, 30, 35, 40। तो देखिए माइल्ड, मॉडरेट, यहाँ बात किसका कर रहा है, सीवर के, तो 20, 25, 30 यानी सर सीवर में हो जाएगा M30। इसका देखिए टेबल दिखा देते हैं आपको, देखिए देखिए एक्सपोजर कंडीशन की हम लोग बात करें तो क्या लेते हैं, तो सर 5 को लेते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम। अब चलिए हम लोग RCC में बात करते हैं, तो देखिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेना है, तो सर माइल्ड में M20 लेना है, मॉडरेट रहेगा तो M25, सीवर में M30, वेरी सीवर में M35 और एक्सट्रीम में M40 लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के अगर हम स्ट्रक्चर कोई भी, देखिए कंक्रीट का ब्लॉक बना रहे हैं जिसका वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है तो मिनिमम सीमेंट हम कितना केजी देंगे। तो देखिए अगर माइल्ड की बात किया जाए तो 300 केजी देंगे 1 मीटर क्यूब में, मॉडरेट की बात किया जाए तो भी 300 केजी देंगे 1 मीटर क्यूब में, अगर सीवर की बात किया जाए तो 320 केजी सीमेंट देंगे 1 मीटर क्यूब में, वेरी सीवर की बात किया जाए तो 340 केजी सीमेंट देंगे 1 मीटर क्यूब में, और एक्सट्रीम की बात किया जाए ना तो 360 केजी हम सीमेंट देंगे 1 मीटर क्यूब के अगर हम ब्लॉक बना रहे हैं तो। ठीक है, उसी तरह से देखिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग कितना रखेंगे, तो सर अगर माइल्ड कंडीशन की बात कीजिएगा तो 0.55, मॉडरेट में 0.5, सीवर में 0.45, वेरी सीवर में 0.45 और एक्सट्रीम में 0.4 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिमम ग्रेड तो आपको बताइए कि माइल्ड में M20 रखते हैं, मॉडरेट में M25, सीवर में M30 और वेरी सीवर में M35 और एक्सट्रीम में M40 रखते हैं। ये हम लोग बात कर रहे थे RCC यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे थे। चलिए अगर PC से रहेगा प्लेन कंक्रीट की बात किया जाए तो क्या होता है, तो सर प्लेन कंक्रीट में मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब का कोई अगर हम ब्लॉक बना रहे हैं तो हम कितना सीमेंट देंगे, तो सर माइल्ड में 220 केजी देंगे 1 मीटर क्यूब में, मॉडरेट में 240 केजी देंगे 1 मीटर क्यूब में, सीवर में 250 केजी देंगे 1 मीटर क्यूब में, वेरी सीवर में 260 केजी देंगे 1 मीटर क्यूब में और एक्सट्रीम में 280 केजी देंगे 1 मीटर क्यूब में। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कह देगा कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर मीटर क्यूब कितना देंगे, कंडीशन तो आपको याद है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम 220, एकदम आप ऐसे रट जाइए, 220, 240, 250, 260, 280 याद हो गया होगा, 220, 240, 250, 260, 280। अच्छा अगर वाटर सीमेंट रेशियो की बात किया जाए तो प्लेन कंक्रीट में कितना देते हैं, तो सर माइल्ड रहेगा तो 0.6 लेंगे, मॉडरेट में भी 0.6 लेंगे, सीवर में 0.5 लेंगे, वेरी सीवर में 0.45 और एक्सट्रीम में 0.4 लेंगे। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि प्लेन कंक्रीट में हम वाटर सीमेंट के रेशियो कितना रखते हैं, 0.6, 0.6, 0.5, 0.45, 0.4। क्या याद रखना है, तो सर वाटर सीमेंट रेशियो प्लेन कंक्रीट की बात कर रहे हैं 0.6, 0.6, 0.5, 0.45, 0.4 होता है सर। अच्छा मिनिमम ग्रेड की बात किया जाए तो क्या होता है, तो सर प्लेन कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो माइल्ड में तो हमको डाटा पता नहीं है सर IS कोड से, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि M15 याद करने के व्यू से, तो मिनिमम ग्रेड तो माइल्ड में M15, मॉडरेट में M15, सीवर में M20 लेके चलेंगे, वेरी सीवर में M20 लेके चलेंगे और एक्सट्रीम में M25 लेके चलेंगे। अब देखिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर याद करना होगा किसमें, प्लेन कंक्रीट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। कंडीशन तो आपको पता है जी, एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड 5 को होता है, हम लोग जनरली लेके चलते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम। अब मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्लेन कंक्रीट में कितना लेके चलेंगे, तो सर M15, 15, 20, 20, 25, बस सबको ऐसे रखना है याद, 15, 15, 20, 20, 25 याद हो गया होगा, कितना लेके चलते हैं 15, 15, 20, 20, 25 लेके चलते हैं।
देखिए करा ना, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट शैल बी एट लीस्ट M20 देंगे फॉर द प्लेन कंक्रीट इन द केस ऑफ प्लेन कंक्रीट के केस में, और M30 देंगे इन केस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट में। अच्छा, करना द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। अच्छा, अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट का जो वैल्यू है कंक्रीट में क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करते हैं क्या कि है सर। डिक्रीज विथ एज ऑफ लोड, जैसे एज ऑफ लोड माने लोड का जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है, घटता जाता है। क्रीप कोफिशिएंट होता है क्या है सर, तो सर क्रीप कोफिशिएंट होता है जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग होता है। क्रीप कोफिशिएंट आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये बताइए क्रीप कोफिशिएंट, ये तो बोलेगा कि हमको पता है कि जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग यानी लोडिंग का जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू कमता जाएगा। लेकिन भाई हमको ये बता दो कि क्रीप कोफिशिएंट होता क्या है, तो आप कहिएगा सर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। देखिए क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग होता है। वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होता है, एट द एज, देखिए एज एट लोडिंग यानी लोडिंग लग रहा है उस समय पर डिपेंड करे। और क्रीप कोफिशिएंट देखिए 7 डे की बात किया जाए ना, तो क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होता है 2.2। 28 दिन में क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू 1.6 होता है। और 1 ईयर की बात किया जाए तो क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू 1.1 होता है। अब देखिए ये आपको एज ऑफ लोडिंग तो आपको याद है 7 दिन 28 दिन 1 ईयर। अब क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू डायरेक्ट याद रखना 2.2 1.6 और 1.1। जैसे ही आपको कह दे कि 7 डे में कितना आएगा तो आपको कहना है कि 2.2। 28 डे में कितना आएगा क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू तो 1.6। और 1 ईयर यानी 1 साल में कितना आएगा तो 1.1 आएगा। ठीक है, देखिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली में भी। अच्छा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट और स्टील में कितना लेते हैं, देखिए इसके बारे में वो हम टेबल आपको दिखाते हैं, जो कि इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था जी, सॉरी। देखिए सबसे पहले इस बात को हम लोग एक्सप्लेन कर लें कि पार्शियल क्यों लिखते हैं। तो सर पार्शियल हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिमिट स्टेट में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सर अनसर्टेनिटी मटेरियल पर भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, और सर लोड पर भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। दोनों पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की वजह से हम लोग बोलते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड कराना फॉर लोड फैक्टर यानी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड अंडर द वेरियस कंडीशन। अब देखिए एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब देखिए किसको लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में रखते हैं, किसको लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, कौन कौन कंडीशन के रखते हैं देखेंगे आगे। अब देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की देखिए लोड कंडीशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब लोड कंडीशन क्या हो सकता है, तो सर हम लोग जो कंसीडर करते हैं क्या कर लोड कंडीशन, जब हम लोग स्ट्रक्चर के डिजाइन करते हैं तो कौन कौन कंडीशन को लेकर चलते हैं, तो सर हम लोग डेड लोड को कंसीडर करते हैं, लाइव लोड को कंसीडर करते हैं और विंड लोड को कंसीडर करते हैं डिजाइन करने वक्त। और भी लोड आता है, लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं तो कौन कौन लोड लेके चलते हैं, तो सर डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया और विंड लोड हो गया। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में भी हम लोग कौन कौन लोड लेके चलते हैं, तो सर डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। अब देखिए लोड कॉम्बिनेशन की बात किया जाए ना, तो देखिए अगर डेड लोड और लाइव लोड जो स्ट्रक्चर जो हम लोग डिजाइन किए हैं उस पर डेड लोड और लाइव लोड आ रहा है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड की वैल्यू 1.5 और लाइव लोड की वैल्यू 1.5 लेंगे। उसी तरह से अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में बात किया जाए तो डेड लोड के वैल्यू कितना लेंगे 1 और लाइव लोड के वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे। उसी तरह से अगर डेड लोड और विंड लोड आ रहा है तो कितना लेंगे, तो सर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में तो 1.5 लेंगे या 0.9 लेंगे। 0.9 लेना है तो कह रहा है ना। अच्छा इसके बारे में आगे देख लेंगे।
और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात किया जाए ना सर तो 1 लेंगे। उसी तरह से डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, अगर तीनों लोड का कॉम्बिनेशन, तीनों लोड को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कितना लेंगे, 1.2, 1.2 और 1.2 लेंगे। उसी तरह से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कितना लेंगे, 1 लेंगे, 0.8 लेंगे, 0.8 लेंगे। अब देखिए कहिएगा सर इतना बड़ा टेबल है हमको याद कैसे होगा, सही बात है। देखिए आपको लोड कंडीशन आपको एग्जामिनर दे देगा कि सर हमको डेड लोड और लाइव लोड बताइए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, या बोलेगा कि डेड लोड और विंड लोड बताइए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, या पूछेगा कि सर डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों लोड का कॉम्बिनेशन बताइए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में या लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। तो देखिए जब भी दो लोड का कॉम्बिनेशन होगा तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में 1.5 और 1.5 आएगा, ठीक है, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना है जब भी आपको एग्जाम में दे दिया दो लोड का कॉम्बिनेशन, दो लोड का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है सर, जैसे दे दिया कि डेड लोड है प्लस लाइव लोड। अब बात करा कोलैप्स में तो दो लोड का कॉम्बिनेशन होगा तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में 1.5 और 1.5 लेके चलना, ठीक है, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1 लेके चलना। तो इससे आपको दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट, अगर 3 लोड का कॉम्बिनेशन है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, अगर 3 लोड का कॉम्बिनेशन है तो क्या करना है आपको, तो सर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में तो 1.2 लेके चलेंगे, 1.2 और 1.2 और 1.2, यानी सबको डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड सबको 1.2। 1.2 कहने का मतलब है ना जी कि डेड लोड को 20% एक्स्ट्रा, लाइव लोड 20% एक्स्ट्रा, विंड लोड 20% एक्स्ट्रा, यानी 1.2 और 1.2 और 1.2 लेके चलेंगे। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड को 1 कंसीडर करेंगे और लाइव लोड और विंड लोड को 0.8 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो तुम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि देखिए दो लोड का कॉम्बिनेशन है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बोल रहा है तो 1.5 और 1.5 लेंगे, और दो लोड का कॉम्बिनेशन है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बोल रहा है तो 1 और 1 लेंगे। उसी तरह से देखिए 3 लोड का कॉम्बिनेशन है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बोल रहा है तो 1.2 लेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बोल रहा है तो सिर्फ डेड लोड को 1 लेंगे और बाकी जो दो लोड बच गया उसको 0.8 लेंगे, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा देखिए एक जगह आपको हम बताएं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड प्लस विंड लोड आएगा तो 1.5 या 0.9 लीजिएगा। 0.9 कब लेना है, तो सर वैल्यू इज कंसीडर बिन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग, कारण वैल्यू इज कंसीडर बिन स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग स्ट्रेस, रिवर्सल इज क्रिटिकल वेयर लोड इज हेल्प इन स्टेबिलिटी। जैसे देखिए हम लोग ग्रेविटी डैम्प बना रहे हैं ना जी, तो यहाँ पर जो डेड लोड का जो कंसीडर करेंगे ना, एक एग्जांपल पूछ देता है कि जब हम लोग ग्रेविटी डैम्प बना रहे हैं तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड और विंड लोड का वैल्यू कितना लेते हैं। तो ग्रेविटी डैम्प बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि ग्रेविटी डैम्प बनाएंगे ना तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड के वैल्यू 0.9 लेंगे और जो विंड लोड का जो वैल्यू होगा 1.5 लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रेस्पेक्टिवली में भी टेकन है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट और स्टील पर कितना लेते हैं जी, तो आपको इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कंक्रीट पर जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेते हैं और स्टील पर 1.15 लेते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ना जी कि कंक्रीट को जो डिजाइन करते हैं ना हम लोग तब 50% एक्स्ट्रा डिजाइन करते हैं और स्टील का जो हम लोग डिजाइन करते हैं ना उसका स्ट्रेंथ से वो 15% एक्स्ट्रा डिजाइन करते हैं, ठीक है। देखिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट 1.5 और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील 1.15 होता है, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन दैट द लिस्ट इज एक्सपेक्टेड। कारण कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ हम लोग डिजाइन करते हैं तो बिलो विच नॉट मोर देन, यानी जो फेलवर होने का चांस है उसको 5% से ज़्यादा कम होना चाहिए। देखिए एक्सपोर्ट टू फॉल होने का चांस है जो कितना होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए और पास होने का चांस उसको 95% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
कारण द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिनोटेड बाई FCK फॉर कंक्रीट। ठीक है, और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन करा ना, एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मेंबर इज टोटली इमर्ज इन सी वाटर। अगर सी वाटर में टोटली इमर्ज है तो एडिशनल कवर थिकनेस हम लोग कितने लेंगे, तो 25 में बताए हैं। ये क्वेश्चन को पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कंडीशन हम लोग स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो 5 कंडीशन लेके चलते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम। RCC की बात किया जाए तो ग्रेड की RCC में जो हम लोग ग्रेड लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं, 20, 25, 30, 35, 40। देखिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवर 3 नंबर पर आता है, जो कि M45 होगा, 45 हो। तो एडिशनल कितना लेके चलेंगे, हाँ कावर की बात कर रहे हैं, एडिशनल कवर कितना लेके चलेंगे, 25 में, सॉरी। देखिए कवर की बात कर रहा है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए टेबल। ये दिखा देते हैं आपको कवर का। अच्छा चलिए आपको टेबल दिखा देते हैं कवर का कितना किस में लेना है। हाँ देखिए मिनिमम, देखिए देखिए कंडीशन क्या होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम। कवर की बात किया जाए तो कितना होता है, तो सर माइल्ड में 20, मॉडरेट में 30, सीवर में 45, वेरी सीवर में 50 और एक्सट्रीम में 75। तो आपको कवर डायरेक्ट याद रखना, 20, 30, 45, 50, 75 कवर बोलेगा। RCC में तो 20, 30, 45, 50, 75। अच्छा ये बताइए, अगर माइल्ड में 20 ले रहे हैं हम और सीवर में 45 ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा कवर कितना ले रहे हैं, तो सर 25 mm। वही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा ना, एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर इज टोटली इमर्ज इन सी वाटर। अगर टोटली इमर्ज सी वाटर में रहेगा तो सर कितना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम कंडीशन होता है। और कवर की बात किया जाए तो 20, 30, 45, 50, 75 होता है, जो कि 45 है। अब माइल्ड में 25 लेते हैं तो एडिशनल हमको 25 में देना पड़ेगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कारण कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअली स्ट्रक्चर इज टेकन है। स्ट्रक्चर में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है कितना होता है, 0.65 FC के हम लोग लेके चलते हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड करने के बाद देखिए कारण एज पर IS 456/2000 फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्चरल मेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन है 0.67 FC के। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, दिस इज टू अकाउंट फॉर फैक्ट दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर साइज ऑफ कंक्रीट मेंबर में बी मोर देन क्यू टेस्टेड इन लेबोरेटरी। कहने का मतलब है ना, एक बार की फैक्ट को और समझिए। कारण है दिस इज टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर साइज ऑफ कंक्रीट मेंबर का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर साइज होता है मोर देन क्यू स्ट्रेंथ टेस्टेड इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट किए हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि इसीलिए हम लोग डिजाइन करके चलते हैं कि उसका जो देखिए कारण है, दिस अकाउंट टू बी फैक्ट दैट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर साइज ऑफ कंक्रीट मेंबर में बी मोर देन क्यू साइज टेस्ट इन लेबोरेटरी। जो क्यू का जो टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में ना, उसका जो हम लोग को स्ट्रेंथ जो मिलता है ना जी, वो ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हम लोग को मटेरियल पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनाते हैं। क्यों कि ना देखिए आपको जितना छोटा क्यू का जब मतलब स्ट्रेंथ चेक कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा मिलेगा। भाई आप स्ट्रेंथ किए हैं, चेक किए हैं 150 mm क्यू का, और देखिए 150 mm क्यू का कहने का मतलब है ना कि उसका ऑल डायमेंशन 150 mm होगा। अब 150 mm क्यू का स्ट्रेंथ चेक किए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो भाई बना रहे हैं तो उसका स्पैन बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसका स्ट्रेंथ कम जाता है। इसलिए हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। और जो स्ट्रक्चर का जो डिजाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का कितना करते हैं, 0.67 FC के लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है ना, लार्गर साइज लीड टू मोर वेरिएबिलिटी इन स्ट्रेंथ
मतलब उसको वाइब्रेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, हेंस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी लेसर देन क्यू ऑफ क्यू का स्ट्रेंथ, इसीलिए उसका स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर लेकर चलते हैं। और जो स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं कितना पर करते हैं 0.67 FC के, क्योंकि FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। देखिए 22 नंबर, फॉर RCC कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड। देखिए RCC कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मैक्सिमम साइज हम लोग 20 mm लेके चलते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 20 mm लेके चलते हैं। 20 RCC के कोई भी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बोल रहा है कि एग्रीगेट का साइज कितना लेके चलते हैं, मैक्सिमम साइज बोल रहा है, लेकिन लिमिटेड 20 mm, लेकिन 20 mm हम लोग जनरली लेके चलते हैं एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज। देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज है कितना होना चाहिए, तो सर 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर, यानी 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए मेन कंडीशन ये है कि मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट का होगा जो 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर के कहने का मतलब देखिए अब मेंबर जो बना रहा है ना, वो अगर आप मान के चलिए कि 20 mm का है, वो ऐसा लेके चलिए, या 40 mm का है, तो 40 mm का है तो कितना होना चाहिए 1/4, तो उसको 40 से भाग दे देगा, तो जो एग्रीगेट का साइज होगा ना वो 10 mm से कम होना चाहिए। 40 mm का अगर थिकनेस का अगर आप स्लैब बना रहे हैं तो उसका जो एग्रीगेट का साइज होगा मैक्सिमम होगा 10 mm का, यानी 10 mm या उससे कम एग्रीगेट का साइज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ देखिए करा ना कि मोस्ट वर्क 20 mm साइज इज सूटेबल। जनरली जो हम लोग मोस्ट वर्क करते हैं ना उसमें 20 mm का जो साइज होता है ना वो क्या होता है, सूटेबल होता है। वेयर द नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो कंक्रीट इनटू द लार्गर साइज में भी परमिटेड। लार्गर साइज का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है ना कि जो थिकनेस का जो थिकनेस मेंबर का जो थिकनेस है ना उसका 1/4 से एग्रीगेट का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराना थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना लेके चलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात किया जाए तो कितना होता है, तो सर 12 × 10⁻⁶ होता है। अब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा अगर डीप में सोचिएगा ना कि सर ऐसा क्या है कि हम लोग कंक्रीट जैसे RCC स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें स्टील का ही यूज करते हैं, कहीं दूसरा मटेरियल को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना RCC स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग स्टील का इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टील और कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेटली सेम होने से की वजह से जानते हैं क्या होता है। जैसे देखिए क्या हो गया ना कि जैसे टेम्परेचर, जैसे हम लोग अभी जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किए, स्लैब को डिज़ाइन किया, कोई भी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया, मान के चलिए कि हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस पर उसको डिज़ाइन किए। अब अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर डिज़ाइन किया, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से कम किया, टेम्परेचर जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस से कम गया तो उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन श्रिंक करेगा। अब कंस्ट्रक्शन श्रिंक करेगा ना जी तो क्या होगा ना कि जिस दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग होने की वजह से जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा श्रिंक करेगा और जिसका कम रहेगा वो कम श्रिंक करेगा, जिसके वजह से क्या होगा ना कि क्रैक डेवलप होगा। ये मान के चले कि हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किए, सपोज है वो रूफ स्लैब को डिज़ाइन किए 27 डिग्री सेल्सियस पर। अब मान के चलिए कि मेरा टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस पर, वहाँ पर क्या करेगा स्ट्रक्चर एक्सपैंड करेगा। अब जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है वो ज़्यादा करेगा, जिसका कम है कम करेगा, जिसकी वजह से फिर तो मेरा स्ट्रक्चर में क्रैक डेवलप हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्टील बार का यूज़ करते हैं क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड दोनों है ना जो सेम रेट से करता है, जिसकी वजह से क्रैक आने का चांस बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग RCC में स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील आर गिवन है। देखिए मास ऑफ स्टील की बात किया जाए ना, स्टील का जो डेंसिटी होता है कितना होता है, तो सर 7850 यानी 7850 kg पर मीटर क्यूब, यानी सर 1 मीटर क्यूब आप अगर स्टील ले रहे हैं ना तो उसका जो वेट होगा ना वो कितना kg होगा, 7850 kg होगा, ठीक है। अच्छा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात किया जाए तो कितना होता है स्टील का 2 × 10⁵ होता है।
पॉइजन रेशियो, देखिए हम लोग जो स्टील में पॉइजन रेशियो लेके चलेंगे 0.3 लेके चलेंगे, लेकिन पॉइजन रेशियो दो होता है, वो इलास्टिक कंडीशन में, वो प्लास्टिक कंडीशन 0.3 या 0.5 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात किया जाए, जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, हम लोग कितना लेके चलेंगे 0.769 गुना 10⁵ न्यूटन पर mm² का ही यही मेगा पास्कल बोल दीजिए। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12 गुना 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में याद रखिए, स्टील इज यूज एलॉन्ग द कंक्रीट बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोथ स्टील और कंक्रीट रिस्पॉन्सिबल इक्वल होता है, नहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं। देखिए कह रहा ना, स्टील इज यूज एलॉन्ग द कंक्रीट, कंक्रीट में स्टील इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोथ स्टील और कंक्रीट इज रिजनेबल इक्वल होता है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टील और कंक्रीट एक्सपेंड इन सेम मैग्नीट्यूड एंड थर्मल क्रैक विल नॉट इक्वायर, वहाँ पर क्रैक हम लोग का इक्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्रैक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर है IS 456। टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 को हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन फ्लैक्चर की बात किया जाए तो कितना लेके चलते हैं 0.7 √FC के, ठीक है। देखिए FC के क्या होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ FCR क्या होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है, जो कि 0.7 √FC के। FC के क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डे होता है। नोट पॉइंट में याद रखिएगा कंक्रीट इज एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर कहने का मतलब कि टेंशन, अगर कंक्रीट टेंशन है तब बीम सेक्शन इज स्पोर्ट क्रैक इन फ्लैक्चर होता है। देन फर्स्ट बीन स्ट्रेस रीच टू ऑफ मॉडुलस ऑफ क्या होता है रप्चर। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो टाइम ज़्यादा ना हुआ है। कह रहा है ना मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट क्या होता है जी, तो सर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, या डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, या टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट अंडर बेंडिंग होता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। देखिए मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग होता है, ठीक है। कोई आपसे कहा दे कि मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट, तो आप बोले समझ जाएगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है सर, लेकिन किस कंडीशन में है अंडर बेंडिंग कंडीशन में है। मॉडुलस ऑफ रप्चर तो है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सर, लेकिन वो किस कंडीशन में है अंडर बेंडिंग कंडीशन में है, ठीक है। देखिए FCR क्या होता है, तो सर मॉडुलस ऑफ रप्चर, जो कि जिसको वैल्यू हम 0.7 √FC के ले सकते हैं। FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो 28 दे में लेते हैं। कंक्रीट इन एक्सट्रीम फाइबर यानी टेंशन ऑफ द बीम सेक्शन एक्सेप्टेड टू क्रैक इन फ्लैक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम बीन स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ मॉडुलस, जो मॉडुलस ऑफ क्या होता है रप्चर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो 26 नंबर क्वेश्चन का रहना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेटेड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। अच्छा देखिए मॉडरेट की बात किया जाता है, देखिए आप लोग अब हम लोग बताते हैं कि RCC में कहता है माइल्ड मॉडरेट 20-25 हो जाएगा, तभी इसका आंसर हो जाएगा 25, जो कि आपको टेबल पूरा दिखा दिए हैं कैसे होता है। देखिए 27 नंबर का रहना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइन है इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो बिट नॉट मोर देन 5% रिजल्ट ऑफ फॉल, 5% से ज़्यादा उसका फॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर मेरा C हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट एक्सेप्टेड टू फॉल इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड डिनोटेड बाय, उसको किसी डिनोट करते हैं FCK फॉर कंक्रीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा ना
28 नंबर, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, कैन बी अज्यूम हैज फॉलो वेयर FC इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट न्यूटन पर mm स्क्वायर था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सर IS 456 2000 के अनुसार 5000 √FC के होता है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी अज्यूम हैज फॉलो, इसी बराबर क्या होता है जो कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है जो कि 5000 √FC के होता है। देखिए नोट पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, The elasticity is primarily influenced by the characteristic property of the concrete and to be lesser condition of curing पर डिपेंड करेगा, एज ऑफ द एग्रीगेट पर डिपेंड करेगा, मिक्सचर प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट पर भी डिपेंड करता है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉर्मली रिलेटेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ना जो नॉर्मली रिलेटेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, किससे रिलेटेड होता है नॉर्मली, फैक्टर बहुत है लेकिन अगर जनरली हम लोग देखे जाए तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहना हैज पर IS 456 2000 ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। अच्छा, ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर में कितना होना चाहिए हमारा अगर हम कंक्रीट में यूज करना था, तो देखिए ऑर्गेनिक कंटेंट 200 ml पर लीटर, अगर 1 लीटर वाटर यूज कर रहे हैं तो 200 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। देखिए सीरियल नंबर की बात करते हैं, टेस्टेड एज पर अपर में परमिसिबल कहने का मतलब है ना जी कहाँ तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए IS कोड कितना होता है, तो सर IS कोड 3025 होता है, पार्ट नंबर 18। आप परमिसिबल की बात कीजिए कि IS कोड तो खाली आपको IS कोड याद रखना है सबके लिए, ऑर्गेनिक कंटेंट इनऑर्गेनिक कंटेंट सल्फेट क्लोराइड सस्पेंडेड मेटल, इसका IS कोड होता है 3025 होता है। परमिसिबल लिमिट की बात करें तो ऑर्गेनिक कंटेंट में 200 ml पर लीटर, यानी सर ऑर्गेनिक कंटेंट अगर 1 लीटर में 200 ml तक है ना तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा है तो फिर नहीं। इस तरह से इनऑर्गेनिक कंटेंट की बात किया जाता है 3000 ml पर लीटर, यानी 1 लीटर में 3000 ml तक एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद देखिए सल्फेट्स की बात किया जाए तो कितना होता है, तो सर 400 ml पर लीटर। क्लोराइड की बात किया जाए तो क्या होगा, तो सर अगर प्लेन कंक्रीट की बात करें तो 2000 ml पर लीटर तक एक्सेप्टेबल होगा, और रेनफोर्स कंक्रीट की बात करें तो 500 ml पर लीटर तक एक्सेप्टेबल होगा। सस्पेंडेड मेटर की बात किया जाए तो 2000 ml पर लीटर, यानी 1 लीटर में आपको 2000 ml तक सस्पेंडेड पार्टिकल एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करना इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट द इलियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील बीम इन सेक्शन इज कॉल्ड। देखिए अगर कंक्रीट पहले पहुंच रहा है तो क्या होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। देखिए इसका ओवर रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन क्या होता है, तो इट इज ए सेक्शन इन विच बोथ स्टील और कंक्रीट रिच द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू साइमल्टेनियसली, यानी दोनों एक साथ पहुंच जाएगा। FC यानी FST बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ST होगा, यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील होगा। FCBC क्या होता है, तो सर सिग्मा CBC परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन क्या होगा, स्टील नहीं, यहाँ देखिए FCBC का मतलब यहाँ कंक्रीट कर लीजिए। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात किया जाए तो क्या होता है, देखिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात किया जाती है बीन द सेक्शन इज अंडर टेंशन, ये अंडर टेंशन में होगा, कारण टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंक्रीट पहले फेल होगा स्टील,
कह रहा है ना, इसमें क्या होगा, अंडर एंड फोर सेक्शन में एक्स यू से बड़ा होगा एक्स यू सी आर। अब देखिए एक्स यू क्या होता है, तो सर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक्स आर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस सेक्शन होता है। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ टेंशन स्टील इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन, जितना बैलेंस सेक्शन में टेंशन स्टील का जो एरिया होना चाहिए उससे कम प्रोवाइड किया है। और देखिए अंडर एंड फोर सेक्शन रहेगा तो उसका फेल्यूर कैसा होगा, तो सर टेंशन फेल्यूर होगा या डक्टाइल फेल्यूर होगा। अंडर एंड फोर सेक्शन में कैसा फेल्यूर होता है, टेंशन फेल्यूर या डक्टाइल फेल्यूर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवर एंड फोर सेक्शन के बाद क्या जाता है, कंक्रीट द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू फॉर स्टील, यानी कंक्रीट पहले फेल होगा, इसमें एक्स बड़ा होगा एक्स आर से। एरिया ऑफ स्टील है ना, जो ज़्यादा दे देंगे ए एस टी ज़्यादा देंगे ए एस टी बैलेंस है, ठीक है। इसमें जो फेल्यूर होगा कैसा होगा, तो सर कंप्रेशन या ब्रिटल। ओवर एंड फोर सेक्शन में कंप्रेशन या ब्रिटल फेल्यूर हम लोग को देखने मिलेगा। और जो आई एस कोड डज नॉट रिकमेंडेड फॉर ओवर एंड फोर सेक्शन, आई एस कोड भाई सजेस्ट नहीं करता कि आप ओवर एंड फोर सेक्शन बनाइए, ठीक है। देखिए स्ट्रेन डायग्राम फॉर डिफरेंट कंडीशन। अब देखिए ए स्ट्रेन डायग्राम एक्चुअल, देखिए एरिया ऑफ स्टील। अब देखिए तीन कंडीशन आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है अंडर एंड फोर सेक्शन, बैलेंस सेक्शन और ओवर एंड फोर सेक्शन, ठीक है। अब देखिए ई क्या है जी, तो सर एक्स यू लिमिटिंग है, ठीक है, एक्स यू लिमिटिंग। अब देखिए अगर अंडर एंड फोर सेक्शन रहेगा तो क्या होगा, तो सर अंडर एंड फोर सेक्शन रहेगा ना, तो एक्स यू लिमिटिंग बड़ा होगा एक्स यू से, एक्स यू लिमिटिंग बड़ा होगा एक्स यू से। अगर बैलेंस सेक्शन रहेगा तो क्या होगा, तो सर एक्स यू लिमिटिंग बराबर एक्स यू होगा। इसी तरह से अगर ओवर एंड फोर सेक्शन हो गया तो क्या हो गया, तो सर ओवर एंड फोर सेक्शन में एक्स यू बड़ा होगा एक्स यू लिमिटिंग से, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेंथ तो दोनों में सेम आता है जी। कंक्रीट में कितना आता है 0.0035 और स्टील में जो आता है 0.002 और प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, हाइज पर आई एस 456 स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में बी एस्टिमेटेड फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए कह रहे हैं ना स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का कितना होता है, तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाएगा ना, तो ये सब ऑप्शन गलत है। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है ना कंक्रीट का 0.46 अंडर रूट एफ सी के होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है 0.46 अंडर रूट एफ सी के होता है। एफ सी क्या होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, एफ सी आर मॉडुलस ऑफ रप्चर जी को कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 जो होता है। और देखिए स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाता है कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है ना, मेन आपको देखिए इतना तो डिराइव करके लाते हैं, लेकिन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.66 एफ सी आर होता है। कितना होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.66 एफ सी आर है जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है। अब देखिए 0.66 गुना 0.7 अंडर रूट एफ सी के कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू 0.6 अंडर रूट एफ सी के होता है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अगर कंक्रीट की में डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रहा है तो 0.5 एफ सी आर से 0.625 एफ सी आर तक वैरी करेगा, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लाई बिटवीन, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में कहाँ से कहाँ तक लाई करता है 0.5 एफ सी आर टू 0.625 एफ सी आर तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, हैज पर आई एस 456/2000 इन द absence of test the data absence data the approximate value of a total strain design may be taken as।
कह रहा ना कि एज पर आई एस कोड 4562 के अनुसार द अब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा, अगर आप जो टेस्ट किए हैं ना उसका डाटा आपके पास अब्सेंस माने नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन फॉर डिजाइन में भी टेक। अब टोटल स्ट्रेन का वैल्यू आप कितना लेके चलेगा, तो सर 3 गुना 10⁻4 कहिए, या इसी चीज़ को आप कैसे कह सकते हैं 0.0003। या हम तो भाई अगर डाटा एब्सेंस है और टोटल स्ट्रेन का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सफा सफी याद रखिए एकदम, टोटल स्ट्रेन का वैल्यू डिजाइन करने के लिए 3 गुना 10⁻4 आता है, एकदम सीधे ही याद रखिए 3 गुना 10⁻4। ठीक है, देखिए एज पर IS 4562 इन द अब्सेंस ऑफ डाटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन। टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन डिजाइन के लिए कितना लेते हैं सर 0 पॉइंट यानी 3 गुना 10⁻4 या 0.0003 या 3 गुना 10⁻4, इसको डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, डाटा अगर अब्सेंस है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा ना, इफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लेस देन द रिक्वायरमेंट फॉर बैलेंस सेक्शन इन द RCC बीम इज कॉल्ड। अच्छा ये बताइए, कह रहा ना इफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, जो टेंशन रेनफोर्समेंट का एरिया है अगर हम लेस देन रिक्वायरमेंट बैलेंस सेक्शन, बैलेंस में जितना बैलेंस सेक्शन में चाहिए उतना अगर आप उससे अगर स्टील आप काम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टील सर टेंशन का काम करता है, टेंशन को लेता है, और कंक्रीट कंप्रेशन को काम करता है। तो सर टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील लेता है या कंप्रेशन स्ट्रेंथ कंक्रीट लेता है, और अगर हम स्टील काम प्रोवाइड कर दें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ले नहीं पाएगा उतना, और कंक्रीट पूरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेगा, था जिसके कारण क्या हो जाएगा, कैसा फेलियर होगा। तो सर अंडर उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडर रेनफोर्समेंट। अंडर रेनफोर्समेंट कहने का मतलब है कि जितना रिक्वायरमेंट है रेनफोर्समेंट का उतना हम ना दिए हैं, और वहाँ पर जो फेलियर होगा ना वो कैसा होगा, टेंसाइल या डक्टाइल फेलियर हम लोग को देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सर हम लोग जितना स्टील चाहिए ना उतना स्टील हम लोग स्ट्रक्चर में प्रोवाइड नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 34 नंबर, माइल्ड स्टील यूज इन RCC स्ट्रक्चर फॉर्म। अच्छा माइल्ड स्टील जो RCC स्ट्रक्चर में यूज करते हैं उसका IS कोड क्या है, तो देखिए IS कोड ऑप्शन में दिया है 432, IS 432, IS 1566, IS 1786 और IS 2062। तो IS कोड कितना हो जाएगा, तो सर माइल्ड स्टील का जो IS कोड होता है कितना होता है, 432 होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा IS कोड। देखिए आपको कुछ कुछ बता रहे हैं सीमेंट में, कुछ कुछ बता रहे हैं रेनफोर्समेंट में यानी स्टील में बता रहे हैं, तो याद रखना आपको। जैसे देखिए माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार रहेगा तो उसका IS कोड कितना होता है, फॉर्मिंग 432 पार्ट 1 आपको ध्यान रहे चाहे ना रहे, 400 माइल्ड और मीडियम टेंसाइल स्टील बार का तो याद रखना होगा 432 होता है। ठीक है, उसी तरह से हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मेट बार रहेगा ना, HYSD बार इसको हम लोग बोलते हैं, HYSD बार। जैसे कोई भी हम लोग जैसे स्टील खरीदेगा ना तो उसमें ग्रेड लिखा रहता है कि कितना ग्रेड का है। तो देखिए हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मेट बार रहेगा ना तो उसका जो IS कोड होता है कितना होता है, तो सर 1786 होता है। ये हार्ड ड्रोन स्टील वायर फैब्रिक रहेगा तो उसका IS कोड कितना होता है कन्फर्मिंग, तो सर 1566 होता है। स्ट्रक्चरल स्टील रहेगा तो कितना होगा, तो सर स्ट्रक्चरल स्टील का जो IS कोड होता है ना 2062 होता है। ठीक है, अब देखिए सीमेंट की बात किया जाए तो क्या होता है, तो क्या है ना, द सीमेंट यूज शैल बी एनी ऑफ फ्लोइंग एंड द टाइप्स सेलेक्टेड शुड बी अप्रोक्सीमेट द इंटेंडेड यूज होता है। देखिए 33 ग्रेड अगर OPC का मतलब देखिए 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज कर रहा है ना, तो 33 ग्रेड बस इतना याद रखना है जी आपको कि 33 ग्रेड अगर OPC या 33 ग्रेड यूज कर रहे हैं तो उसका IS कोड IS 269 होता है। इस तरह से अगर 43 ग्रेड यूज कर रहे हैं तो IS कोड कितना होता है, जो कि देखिए अभी हाल ही में इसरो का जो एग्ज़ाम हुआ है ना जी उसमें पूछा गया कि 43 ग्रेड OPC पोर्टलैंड सीमेंट का IS कोड कितना होता है, तो आपको याद रखना है 82 81 12 होता है। ठीक है,
53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं तो आई कोड कितना होता है 12269 होता है। ठीक है, 3 को याद रखना। उसके बाद अगर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज कर रहे हैं तो आई को रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का आई कोड 1081 होता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की बात किया जाए तो 455 होता है। पोर्टलैंड पोजल देखिए पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट की बात किया जाए तो कितना होता है 1489 होता है। उसी तरह से पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट क्लीनेड बेस रहेगा तो उसका कितना हो जाएगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 इससे उतना तो डिप में ना पूछेगा, बस 1489 होता है, याद रखना। और हाइड्रोफोबिक सीमेंट रहेगा तो कितना होगा तो सर हाइड्रोफोबिक सीमेंट का जो आई कोड होता है वो कितना होता है 8043 होता है। उसी तरह से अगर लो हीट सीमेंट देखिए ये आपको VVI है, आपको हर हाल में याद रखना होगा। लो हीट सीमेंट का कितना होता है आई कोड 12600 होता है। लो हीट रहेगा, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का आई कोड यानी लो हीट सीमेंट रहेगा तो उसका आई कोड 12600 होता है। और सल्फर रजिस्टिंग सीमेंट रहेगा, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में, 12630 होता है। ठीक है, 12330 होता है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।